हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। ये यूनिट 1 का सेक्शन 1 है। जो मैंने सेक्शन 2 के वीडियोस शेयर किए हैं उसमें आपको पता चल गया होगा कि ट्रेड और कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। ट्रेड मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ये सब हम सेक्शन 1 के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हिस्ट्री ऑफ ट्रेड के बारे में बताता है। पहले टाइम में ट्रेड जो है 2 रूट से होता था। जो आप ब्लू में देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं सी रूट या फिर मैरीटाइम रूट, और जो रेड कलर में देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं सिल्क रूट। इसे सिल्क रूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस रूट के थ्रू टेक्सटाइल वगैरह में ट्रेडिंग होती थी। इसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा होगा। और सेकेंड रूट जो हमारा ब्लू से दिख रहा है इसे हम बोलते थे मैरीटाइम रूट, और या फिर इसे सिल्क रूट बोला जाता है, या फिर इसे स्पाइस रूट भी बोला जाता है। स्पाइस रूट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रूट से अधिकतर स्पाइसेस में ट्रेड होता था। यस, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर सम एग्जांपल्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। यस, पहले टाइम में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ट्रेड होता था, कमर्शियल कनेक्शन था मेसोपोटामिया के साथ। और यह अधिकतर किस में ट्रेड करते थे? ये ट्रेड करते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जेमस्टोन्स, बीड्स, pearls and she cells, etc. There were different types of coins and weighing practices during that time. आप पिक्चर में देख रहे हो, अलग अलग टाइप के कॉइन्स यूज होते थे और वेइंग प्रैक्टिसेस अलग अलग टाइप की यूज होती थी। सो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो टॉपिक है इसको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच आर indigenous banking system, rise of intermediaries, transport, merchant corporation, major trade centers, major export and import, position of Indian subcontinent in world economy, that is 182 up to 1991, and India begins to re-industrialize. ये 8 सब पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यस, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। इस बैंकिंग सिस्टम में क्या होता था, जैसे हम आजकल जो करते हैं, हम अपने वैल्यूएबल्स जो अपनी सेविंग्स हैं उसे हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, और जब भी हमें मनी बोरो करना होता है तो हम अपने बैंक में जाकर कुछ अपना एज अ मोर्टगेज रखवाकर हम मोर्टगेज लोन ले सकते हैं। तो ऐसा ही पहले टाइम में होता था इन एंशिएंट इंडिया। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विद द करेंसी एंड हुंडी। हुंडी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। So as economic life progressed, money served as a medium of exchange. मतलब इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम के आने से मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका था। नहीं तो पहले टाइम में आपने पढ़ा होगा 10th में कि पहले टाइम में बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती थी। बट इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम के आने से इकोनॉमिक लाइफ में एक प्रोग्रेस हुआ और मनी सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. The introduction of metallic money and its use accelerated economic activities. With the development of banking, people began to deposit precious metal with lending individuals functioning as bankers or saints and borrowed money from them. As economic life progressed, metallic money had been introduced, which in return accelerated the economic activities. और उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स यूज होते थे उसे हम बोलते हैं हुंडी एंड चिट्ठी, were in use for carrying out transactions in which money passed from one hand to another hand. So हुंडी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इसके बारे में। तो हुंडी refers to financial instrument as bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज अधिकतर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। सपोज ए सेल गुड्स टू बी, और बी ने बोला कि मैं भी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं पेमेंट 1 मंथ बाद करूंगा। तो क्या प्रूफ रहेगा दोनों के बीच ट्रांजैक्शन का? तो ए जो है एक बिल लिखेगा बी के लिए कि बी ने इतनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज की हैं और वो पेमेंट जो है 1 मंथ बाद करेगा, और उसे बी एक्सेप्ट भी करेगा बिल को, तो वो बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसके बारे में आप 11th में अकाउंट्स में पढ़ेंगे डिटेल में। सो हुंडी भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था एज बिल ऑफ एक्सचेंज that evolved on the Indian subcontinent for use in trade and credit transaction. Credit transactions के लिए अधिकतर यूज होता था। Hundi is normally regarded as bills of exchange, but more often used as
equivalent of cash issued by indigenous bankers and they were used as credit instrument to borrow money. अगर एक person, जैसे मैंने आपको example दिया, A sell goods to B, अगर मान लो A ने money lend किया है B को, तो A जो है bill लिखेगा जिसे B accept करेगा, तो ये credit instrument बन जाएगा to borrow money as remittance instrument to transfer funds from one place to another and for trade transaction as bill of exchange. Yes, indigenous banking system के बाद हुआ rise of intermediaries, हम बोलते हैं बिचौलिए को. अब बिचौलिए कौन होते हैं? जब हम गुड्स का ट्रेड करते हैं, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में कॉमर्स पार्ट जो था उसमें हमने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड के बारे में. दो पार्ट्स पढ़े थे हमने, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. सो जो होलसेलर एंड रिटेलर हैं इन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स, जो गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं. तो ऐसे ही एंशिएंट इंडिया में भी राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स हुआ. इंटरमीडिएट्स प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड. दे हेल्प मैन्युफैक्चरर्स स्पेशली इन foreign trade. Intermediaries consist of commission agent, broker, and distributor, both for wholesale and retail trade. Bankers began to act as trustee and executor of endowments. Foreign trade was financed by loans. उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़ा था. फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के रूट्स होते थे. एक तो मैरीटाइम रूट विच इज कॉल्ड सी रूट और उसे हम स्पाइस रूट भी बोलते हैं, और दूसरा होता था हमारा सिल्क रूट जिसमें रोड्स के थ्रू टेक्सटाइल में ट्रेडिंग की जाती थी. सो ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड सी वाज पॉपुलर इन एंशिएंट टाइम. Roads as a mean of communication had assumed key importance in the entire process of growth. Pepper was particularly valued in Roman Empire and was known as black gold. Pepper को पहले black gold बोला जाता था Roman Empire में. Various empires raised conflicts with each other to dominate the route for this trade, and it was in the search for an alternate route to India for spices that led to the discovery of America by Columbus in closing years of 15th century, and also brought Vasco da Gama to the shores of Malabar in 1498. Next one is merchant corporation. Merchant corporation को हम गिल्ड्स भी बोलते हैं, और ये गिल्ड्स क्या होते थे? एक एसोसिएशंस होती थी ट्रेडर्स की या मर्चेंट्स की, और ये अपने रूल्स बनाते थे, अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे ट्रेड करने के लिए, which even kings were supposed to accept and respect. The guild chief directly dealt with the king or tax collector and settled the market toll, that is tax, on behalf of its fellow merchants at a fixed sum of money. Next one is major trade center. There were all kinds of towns, port towns. Port towns में जो सी के किनारे पे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोर्ट टाउन्स. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अधिकतर होती थी. मर्केंटाइल टाउन्स जहाँ पे मर्चेंट्स ज्यादा होते थे, एंड पिलग्रिमेज टाउन्स जो धार्मिक स्थल वगैरह होते हैं. सो देयर एग्जिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल क्लासेस. द फॉलोइंग वर द लीडिंग ट्रेड सेंटर्स इन एंशिएंट इंडिया. फर्स्ट है पाटलिपुत्र, पटना इन बिहार टुडे. So commercial town and major center for export of stone. Next one is Peshawar, now in Pakistan. ये बहुत popular था export of wool के लिए and for import of horses. Next one is Takshila, also known as Takshila. Takshila was the city of financial and commercial bank का मेन हब होता था ये. नेक्स्ट वन इज इंद्रप्रस्था. इंद्रप्रस्था जिसे हम प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं. सो इट वाज कमर्शियल जंक्शन वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कन्वर्ज. ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ के सारे रूट्स यहाँ पर ज्वाइन होते थे. नेक्स्ट वन इज मथुरा जो अब यूपी में है. इट वाज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल लिव्ड ऑन कॉमर्स. Many routes from South India touched Mathura and Roch. Next one is Varanasi. ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वेल नोन सेंटर था and become famous for gold silk cloth, बनारसी साड़ी जिसको हम बोलते हैं, and sandalwood workmanship. Mithila, city in Bihar. The traders in this city crossed the sea by boats through Bay of Bengal to South China. Next one is Ujjain जो कि MP में है.
Different varieties of clothes were exported to different centers. Next one is Surat. It was the emporium of Western trade during Mughal period. Next one is Kanchi, present day Kanchipuram in Tamil Nadu. So Chinese जो है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे और वो यहाँ से परचेज करते थे पर्ल्स, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स एक्सेट्रा. मीन्स यहाँ पर कांची से पर्ल, ग्लास और रेयर स्टोन्स का एक्सपोर्ट होता था और गोल्ड और सिल्क का इंपोर्ट होता था. नेक्स्ट वन इज मदुरा सिटी इन तमिलनाडु. इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या डायनेस्टी who controlled the trade of pearl and fisheries of Gulf of Mannar. ये देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार से ये फिशरी और पर्ल्स का ट्रेड जो है ये कंट्रोल करते थे. ब्रोच, प्रेजेंट डे ब्रूच इन गुजरात. इट वाज मेजर ट्रेड सेंटर इन वेस्टर्न इंडिया. कावेरीपट्टा, प्रेजेंट डे कावेरीपट्टम इन तमिलनाडु, एंड इट वाज साइंटिफिक in its construction as the city provided loading, unloading and strong facility of merchandise. Next one is Tamralipati city in West Bengal. It was one of the greatest port connected both sea and land. ये एक ऐसा रूट था जहां पर सी के थ्रू भी ट्रेड होता था और लैंड के थ्रू भी ट्रेड होता था. सो दीज आर द मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. उस टाइम पे किस चीजों का ज्यादा एक्सपोर्ट होता था? स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, ऑयल, कॉटन, पैरेट, लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. और इंपोर्ट किन चीजों का होता था अधिकतर? हॉर्सेज, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स एंड लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, इन सब का इंपोर्ट होता था. नेक्स्ट वन इज इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी. पहले टाइम में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. आप लोगों ने सबने सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. सो फ्रॉम 1st to 7th century इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इसी वजह से इसे कई सारे राइटर्स और ट्रेवलर्स जो है स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप के नाम से जानते थे बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉस्पेरिटी. सो इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी में ही पार्ट है. ड्यूरिंग 18th century में ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आ गए थे और इससे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो स्लो हो गई थी. इंडिया बिगिंस टू रीइंडस्ट्रियलाइज. यस, रीइंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट 5-year प्लान जो है जवाहरलाल नेहरू ने इम्प्लीमेंट किया था 1952 में. Due importance was given to establishment of modern machineries, modern technology, scientific institutes, space and nuclear programs. मॉडर्न टेक्निक्स को ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था. टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम्स थी. तो इंडिया revealed heavy on borrowings from foreign sources and finally agreed to economic liberalization in 1991. पहले टाइम में इंडिया में ये जब सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, लैक ऑफ कैपिटल था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा पैसा डिफेंस पर खर्च करना पड़ता था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था. इस वजह से इंडिया को काफी बोरिंग्स करनी पड़ी थी फॉरेन सोर्सेज से. और फिर इंडिया में 1991 में इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन वर्ड बना है लिबर्टी से, मीन्स फ्रीइंग द इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल. मीन्स कोई भी अननेसेसरी कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग नहीं होनी चाहिए ट्रेड पर. द इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे and the high growth sectors have been identified and which are likely to grow at a rapid pace. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. वो है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.